मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक +2 हाई स्कूल तोपा पिंडरा। मैं आप सभी बच्चों का लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे और कोविड-19 से बचने के जितने भी उपाय होंगे उन सभी का पालन कर रहे होंगे। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो चैप्टर है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप और कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको कुछ बतलाना चाहूँगा। लूप और कॉइल में क्या डिफरेंस होता है। लूप का मतलब जिसमें एक ही टर्न होता है, ठीक है, जिसका कोई एंड आपको नहीं मिलेगा, कोई किनारा नहीं मिलेगा, ठीक है, और जिसमें एक टर्न होगा उसको हम लोग लूप कहेंगे। और वैसे वैसे अगर बहुत सारे टर्न्स होंगे तो उनको हम लोग कॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोग करंट कैरिंग लूप को रखे हुए हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है मैग्नेटिक फील्ड में। इस टॉपिक को जानने से पहले आपको क्या चीज का ज्ञान होना चाहिए। पहले प्रीवियस नॉलेज के अनुसार आपको पहले ये जानना चाहिए कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है यदि उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। ये हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और टॉर्क कितना लगेगा, BIL sin थीटा। यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी कि जो एंगल है वो करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल होता है, ठीक है। दूसरा, जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। तो ये दो चीजों का आपको प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, तब ये टॉपिक समझने में आपको काफी सहूलियत होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं जो थीटा ले रहा हूं वो एंगल है बिटवीन द प्लेन ऑफ द लूप एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। प्लेन ऑफ द लूप एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो कितना है, थीटा है, ठीक है। यहाँ पर दो जगह पर थीटा आएगा, इसको थोड़ा ध्यान देंगे सबसे पहले। और हाँ, ये रेक्टेंगुलर लूप मैंने लिया हुआ है PQRS। तो PQ जो है PQ, उसके बाद RS एक रेक्टेंगुलर लूप है, इस बात का ध्यान रखेंगे, जिसमें PQ और RS का लेंथ L है, SP और QR का लेंथ जो है वो B है, ठीक है, वो ब्रेथ के टर्म में आ रहा है। तो जो फोर्स होगा SP वाले आर्म पर, अगर हम इस आर्म पर देखेंगे तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर आएगा, इसको हम FSP लिखे हुए हैं, ये होगा IB क्रॉस B। क्योंकि करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की तरफ है इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, ये करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, एंगल 90 डिग्री है, इसलिए फोर्स मैक्सिमम हम लोग लिखेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग QR का देखेंगे तो फोर्स उतना ही आएगा जितना कि FSP था, सिर्फ इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगा SP आर्म पर और QR आर्म पर वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, अपोजिट डायरेक्शन का होगा, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ, जिस लाइन के अलोंग ये लग रहा है वो सेम है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखते हैं अब लाइन ऑफ एक्शन क्यों देखना जरूरी होता है। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता तो फोर्स भले जीरो हो जाता मगर टॉर्क लगता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो FSP जो फोर्स है और FQR जो फोर्स है, इन दोनों फोर्स के कारण किसी तरह का कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। इसके बाद हम PQ के ऊपर देखेंगे, तो PQ के ऊपर जब देखेंगे तो फोर्स उतना ही आएगा, I लेंथ हो गया L इंटू B। एंगल अगर हम लोग देखेंगे तो 90 डिग्री होगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, करंट एलिमेंट हम लोग लेते हैं तो sin 90 हो गया, तो फोर्स मैक्सिमम हो गया ILB। इसको देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये ILB है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं RS आर्म पर तो उतना ही फोर्स आएगा, दोनों में फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, अपोजिट डायरेक्शन का होगा, इसलिए कैंसिल हो गया, यानी कि नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हुआ, इसका मतलब इनके कारण किसी तरह का कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, मगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। एक का लाइन ऑफ एक्शन इधर की तरफ है, दूसरे का लाइन ऑफ एक्शन
इधर की तरफ है। दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है, ऑपोजिट डायरेक्शन का है, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हुआ, इसका मतलब किसी तरह का कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। मगर दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहां डिफरेंट है। तो जब भी लाइन ऑफ एक्शन दो फोर्सेस का डिफरेंट होता है, तो आपको मालूम है क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं रोटेशनल मैकेनिक्स चैप्टर में कि अगर दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, नेट फोर्स जीरो हो गया, डायरेक्शन ऑपोजिट है, नेट फोर्स जीरो हो गया, मगर लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट होता है तो वो लोग कपल कंस्टिट्यूट करता है, और जो मूवमेंट ऑफ कपल होता है वो टॉर्क होता है। इसका मतलब ये जो PQRS रेक्टेंगुलर लूप है, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क हम लोग निकालेंगे कैसे? टॉर्क का फॉर्मूला क्लास 11 से अगर आपको याद है तो आपको याद होगा, टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, जिन फोर्सेस के कारण टॉर्क लग रहा था उनमें से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, उनके बीच के, उन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर हम उसी डायग्राम को फिर से बनाए, थोड़ा सा इसको आसान करने की कोशिश किए हैं, क्योंकि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे तो फिर समझने में दिक्कत होगी। तो ये जो फोर्स FPQ है वो इधर की तरफ है, FRS आर्म के ऊपर फोर्स इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा PN। अब हम लोग एंगल तो थीटा इसको माने हुए थे, ये आर्म जो है PS उसको हम B माने हुए थे, तो अगर ये थीटा हम निकालेंगे तो थीटा नहीं सॉरी PN निकालेंगे तो हम cos थीटा से निकालेंगे। cos थीटा होगा बेस PN बाय हाइपोटेनस SP। SP का वैल्यू हम B माने हुए हैं पहले से, यानी कि PN की जगह हमें क्या मिल गया, B cos थीटा मिल गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो टॉर्क क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स BIL इंटू B cos थीटा, L इंटू B लेंथ इंटू ब्रेथ तो क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया बोलते हैं, तो IAB cos थीटा हुआ। अगर ये लूप नहीं होता, ये क्वाइल होता, तो करंट तो N टाइम्स होता, N टाइम्स गोल गोल घूमता, हर एक आर्म के ऊपर टॉर्क लगता, हर एक लूप, अगर हम अलग अलग लूप मान लेते, हर एक लूप के ऊपर टॉर्क लगता IAB cos थीटा। और अगर N लूप होता, N लूप मिल करके क्वाइल बनता, तब कितना हो जाता, NIAB cos थीटा। N यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स होगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपको दे, जैसा कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि phi इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द क्वाइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि नॉर्मल टू द क्वाइल और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल फाई है। इसका मतलब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस फाई लिख सकते हैं। तो अगर हम थीटा की जगह 90 माइनस फाई लिखेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, cos 90 माइनस फाई, cos 90 माइनस फाई क्या होता है, sin फाई होता है। तो यहां पर हम लोग दो फॉर्मूला देख रहे हैं टॉर्क का, एक देख रहे हैं NIAB cos थीटा और दूसरा देख रहे हैं NIAB sin फाई। ध्यान देना है कि एंगल किसके साथ हम लोग ले रहे हैं। अगर सवाल में, प्रश्न में ये लिखा हुआ रहता है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन वी गो फॉर द फॉर्मूला कंटेनिंग द टर्म cos। तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो cos के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर देता है कि phi इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द क्वाइल, नॉर्मल टू द क्वाइल का मतलब क्वाइल के परपेंडिकुलर, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको प्लेन परपेंडिकुलर ऑफ द क्वाइल भी बोल सकता है, तब उस केस में फॉर्मूला साइन के टर्म आएगा। एक और बात, यहां पर देखिए जो फाइनल फॉर्मूला आया, इसको देख के हमको पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगुलर लूप के लिए है कि सर्कुलर लूप के लिए, नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे एरिया है, ए है, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी शेप का क्वाइल लीजिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर लीजिए, चाहे स्क्वायर लीजिए, चाहे सर्कुलर लीजिए, अगर इन सब में करंट सेम फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, और सबके द्वारा एरिया इंक्लोज्ड भी अगर सेम है, तो टॉर्क भी क्या होगा, सेम होगा। टॉर्क डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द क्वाइल, it depends upon the size of the coil, the area enclosed by the coil, current carrying current inside the coil, current कितना फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक सवाल पूछता है कि दो कॉइल है, एनसीईआरटी बुक में भी आपका दिया हुआ, आपके सिलेबस में है, देखिएगा, एक दो कॉइल है, एक सर्कुलर शेप का कॉइल है, कुछ एरिया है, और एक इरेगुलर शेप का कॉइल है,
दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, सेम एंगल पे रखा गया है और दोनों के द्वारा एरिया इंक्लोज्ड भी सेम है, दोनों के द्वारा एरिया इंक्लोज्ड भी सेम है, तो किसमें टॉर्क मैक्सिमम लगेगा? क्योंकि दोनों का द्वारा एरिया इंक्लोज्ड सेम है और टॉर्क एरिया पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब दोनों में टॉर्क सेम लगेगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर एक नोट भी लिख दिए हैं, जिस नोट में लिखा हुआ है वन मस्ट बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन सिंस इट डिपेंड्स ऑन द एंगल टेकन वेदर विद द प्लेन ऑफ द कॉइल और द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। इफ अगर आप लेते हैं प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ एंगल तो कॉस वाला टर्म में जाएंगे, और अगर एंगल देते हैं नॉर्मल टू ऑफ द कॉइल के साथ तो हम लोग साइन वाले फॉर्मूला में जाएंगे। ठीक है, अब इसी टॉर्क को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला आया था NIAB sin phi। अगर हम लोग यहाँ पर एक परपेंडिकुलर दे देते हैं इसका डायरेक्शन के लिए, ठीक है, n cap इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप, तब NIAB sin phi n cap हुआ। एरिया को हम वेक्टर मान लेते हैं, एरिया वेक्टर है ना, तो AB sin phi को हम A क्रॉस B लिख सकते हैं, तो टॉर्क कैन बी रिटन एज NIA क्रॉस B। ए यहाँ एरिया है, एरिया को हम वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं, पहले ही चैप्टर में आपको बता चुके हैं, और हम अगर चाहें तो इसी को I इंटू ए को M लिख सकते हैं। M होता है मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ नोट्स है, इसके लिए आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, जो हम अभी यहाँ लिखे हुए हैं इसको हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। पहला, the coil will rotate in anti-clockwise direction from the top view according to the figure जो हम फिगर लिए थे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमेगा? क्योंकि जो फोर्स लग रहा था, ध्यान दीजिएगा, जो PQ आर्म पर वो बाहर था और RS आर्म के ऊपर फोर्स उधर लग रहा था, इसी के कारण वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, और अगर हम करंट का डायरेक्शन उल्टा कर देते तो क्लॉकवाइज घूमता। द टॉर्क एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग द डॉटेड लाइन, आप उसी से देख लेंगे। अगर फाई का वैल्यू 0 लेते हैं टॉर्क 0 हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉर्मल टू द कॉइल है ना, कॉइल के प्लेन परपेंडिकुलर के लंब है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि फाई का वैल्यू 0 है। और अगर एंगल 90 होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल है, ठीक है, तब टॉर्क मैक्सिमम होगा NIAB। इसी का हम यूज करेंगे अगले टॉपिक में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, जो मैं कल भेजूंगा आपके पास वीडियो बना करके। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला लेते हैं, करंट का यूनिट एम्पियर है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, और टॉर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, ये आपका हम ये भी बोल चुके हैं कि ये फॉर्मूला आप किसी भी टॉर्क का जो फॉर्मूला है किसी भी शेप के लूप के ऊपर, कॉइल के ऊपर यूज कर सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप, इसके शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद